विराम चिन्ह। बच्चों, आपको पता है विराम चिन्ह क्या होते हैं? नहीं? चलिए मैं समझाती हूँ। विराम चिन्ह, जिन्हें आप अंग्रेजी भाषा में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हो, ठीक है बच्चों? ये बहुत ही मजेदार उप विषय है। पता है आपको? अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने यानी कि दूसरों के सामने रखने के लिए बोलते समय हमें बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकें। ठीक है, तो लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। समझ आ गया बच्चों आपको? आइए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बच्चों, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, मतलब स्टॉप, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान यानी कि सिंबल या मार्क्स, यानी कि रुकने के लिए, ठहराव दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन निशानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। समझ आ गया? चलिए अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है। विराम चिन्ह, लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? मतलब अपने भावों के अनुसार हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं। देखिए बच्चों, विराम चिन्ह का प्रभाव देखिए किस तरह से ये महत्व रखता है। उसे रोको, मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे रोक लो, उसे जाने नहीं देना, है ना? लेकिन अगर मैं इसी विराम चिन्ह का प्रयोग कहीं और कर दूं तो उसका मतलब देखिए, उसे रोको मत, जाने दो। मतलब उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। ठीक है, लेट हिम गो। ठीक है, अब देखिए सिर्फ मैंने कॉमे की जगह बदली है ना, तो उससे क्या हो गया? उसका अर्थ ही बदल गया। देखो, पहले उसका मतलब था उसे रोक लो, जाने नहीं देना, लेकिन दूसरी बार जब मैंने उसकी जगह बदल दी तो क्या हुआ विराम चिन्ह की जगह बदलने पर? कि उसे रोकना नहीं है, जाने दो। समझ आ गया बच्चों आपको कितना महत्वपूर्ण होता है सही जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग? ठीक है, यानी कि अपने भावों को सही ढंग से, स्पष्ट ढंग से किसी के आगे पेश करने के लिए हमें सही विराम चिन्ह का सही जगह पे प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। उसे रोको मतलब स्टॉप हिम, मत जाने दो, जाने नहीं देना। और दूसरे में विराम चिन्ह मैंने अगले वर्ड पे लगा दिया तो क्या बन गया? उसे रोको मत, जाने दो। मतलब उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। समझ आ गया बच्चों आपको? चलिए अब हम इसको ध्यान पूर्वक शुरू करते हैं पढ़ना। पहला हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहते हो और बिंदी का प्रयोग करते हो, लेकिन हिंदी भाषा में हम पूर्ण विराम का यानी कि डंडी का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं जब हमारा सेंटेंस, वाक्य खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा वाक्य पूरे होने पर उसके अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सेंटेंस खत्म हो गया, वाक्य खत्म, पीछे क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम जरूर लगाना चाहिए। आगे देखिए, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, सेंटेंस खत्म, वाक्य खत्म, तो पीछे क्या लगाना जरूरी है? पूर्ण विराम। समझ आ गया बच्चों आपको? ऐसे ही आप कह सकते हो रीटा गाना गा रही है, सेंटेंस खत्म, वाक्य खत्म होने पर अंत में क्या लगाना होता है? अगर अंग्रेजी का सेंटेंस है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पीछे पूर्ण विराम। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा वाक्य खत्म हो गया है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों ये आपको? चलिए फिर
आगे देखिए, हमारा अगला जो विराम चिन्ह है वह है अल्प विराम। बच्चों, जब पढ़ते या बोलते समय कुछ कम देर के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम के चिन्ह यानी कि कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम। पहली बात, जब एक ही प्रकार के शब्द एक साथ आते हैं, ठीक है, जैसे देखो गाय के दूध से दही कॉमा, घी अल्प विराम, मक्खन अल्प विराम, पनीर अल्प विराम, मिठाई इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, या फिर कई बार हम एक साथ एक जैसी चीजों का नाम लेते हैं, जैसे रमेश गणेश दोनों जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, रमेश गणेश और ईशा तीनों जा रहे हैं, तो रमेश और गणेश में अल्प विराम यानी कि कॉमा आएगा। ठीक है, या फिर जब आप किसी को जवाब देते हो, है ना, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, या नहीं यह काम मैं नहीं कर सकता, तो हाँ या नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया बच्चों? यानी कि जब हमें छोटा पॉज लेना होता है, छोटा सा ठहराव देना होता है अपनी वाणी को, थोड़े समय के लिए रुकना होता है, तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया बच्चों आपको? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की ओर। हमारा अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर इसे प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में क्वेश्चन मार्क बोलते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो वहां इस प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, तो पीछे क्या आएगा अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यह प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे देखिए, तुम घर कैसे पहुंचे, अब मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, प्रश्न पूछ रही हूँ, तो मतलब मेरा वाक्य खत्म होने के बाद मुझे लिखते समय इसमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला विराम चिन्ह। तो बच्चों, हमारा अगला विराम चिन्ह है विस्मय बोधक या फिर विस्मय सूचक। ठीक है, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हो। ठीक है, ये चिन्ह आपको नजर आ रहा है, मैंने पीले रंग में देखिए बॉक्स में डाला हुआ है ना, नीले रंग से बनाया हुआ है। जी हाँ, ठीक है, तो बच्चों इसका प्रयोग कब होता है? आश्चर्य, दुख, भय, घृणा आदि मन के भावों का बोध कराने वाले शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब लिखते समय आपको दिखाना हो कि आपको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा हो, या बहुत ही दुख हो रहा हो, या आपको डर लग रहा हो, या फिर घृणा, घृणा मतलब किसी से ईर्ष्या हो रही हो, है ना, तो ऐसे मन के भावों को दिखाने के लिए, उनका बोध कराने के लिए हम शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने कैसे लिखा है, हाय अब मैं क्या करूं। हाय क्या है? दुख वाला शब्द है अब मेरा, और पीछे मैंने विस्मयादि बोधक लगा दिया है। ठीक है, जिससे पता लग रहा है कि यहाँ मेरी टोन कुछ अलग है। आगे देखिए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब मैं बहुत खुश हूं, है ना।